नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी विपक्ष के हाथ से छीने गए ब्रह्मास्त्र की, भारत में रह रही पाकिस्तान की सौगात की और भारत के असली गद्दार की। इन तमाम मुद्दों पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नौसेना का सूरत युद्धपोत गुजरात के हजीरा पोर्ट पर तैनात, जंगी जहाज अलर्ट पर, अरब सागर में एंटी शिप ऑफ एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग की प्रैक्टिस में जुटी। लेफ्टिनेंट नरवाल की पत्नी बोली, कश्मीरियों मुस्लिमों के खिलाफ न जाएं, जिन्होंने लोगों को मारा उन्हें सजा मिले। अप्रैल में रिकॉर्ड 2.37 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन आया सामने, सालाना आधार पर 12.6% बढ़ा। बेप 2025 का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, रणबीर, आलिया समेत कई सितारे हुए शामिल। पाकिस्तान की शर्मनाक हरकत, अपने ही नागरिकों को वापस लेने से कर रहा है इनकार, बागा अटारी सीमा पर फंसे लोग। दिल्ली में अगले 20 दिनों में युद्ध स्तर पर चलेगा सफाई अभियान, सीएम बोली अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बिहार चुनाव को लेकर ओबीसी का बड़ा दांव, सक्रिय रूप से लड़ेंगे, पहले से ज्यादा सीटें भी जीतेंगे। पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम पर भारत का बड़ा एक्शन, इंस्टाग्राम अकाउंट हुआ ब्लॉक। ताजमहल के 5 किलोमीटर के भीतर बिना सुप्रीम कोर्ट अनुमति के पेड़ नहीं काटे जाएंगे। पाकिस्तान ने कराची लाहौर में एयर स्पेस 21 मई तक आंशिक रूप से किया बंद। हेडलाइंस के बाद रुख करेंगे आज की खास रिपोर्ट की तरफ। सियासत में वक्त और बार का सही चुनाव ही सबसे बड़ा हथियार होता है और मोदी सरकार ने कल वो हथियार चला दिया है जो विपक्ष के हाथ में तलवार था, लेकिन चलाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और ले लिया जाति आधारित जनगणना का ऐतिहासिक फैसला। जी हां, इसे कहते हैं चाणक्य नीति। विपक्ष सोच रहा था कि जाति जनगणना का मुद्दा उनका ब्रह्मास्त्र है, लेकिन अब वही मुद्दा मोदी सरकार की मोहर के साथ सामने आया और विपक्ष हक्का बक्का रह गया। अब जिसे बोलना चाहिए था वो बुदबुदा रहा है, जिसे चुप रहना चाहिए वो सिरे मांग रहा है। समाजवादी पार्टी कहती है ये पीडीए की जीत है, कांग्रेस कहती है हमने दांव डाला, जेडीयू और टीडीपी अपना राग अलाप रहे हैं, लेकिन असल में मोदी सरकार ने विपक्ष के सबसे बड़े चुनावी मुद्दे को ही हथिया लिया है और उसे अपने नाम कर लिया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पहलगांव में हुए हमले से ठीक बाद ऐसा हुआ। जब विपक्ष सरकार को कोस रहा था तब सरकार ने ऐसा तीर चलाया कि अब विपक्ष पहलगांव हमले को भूल इसी में फंस गया। सरकार ने ये प्लान क्या सोचकर बनाया ये समझ के बाहर है। जाति जनगणना को लेकर विपक्ष की रणनीति सालों से तय थी। इसे हथियार बनाकर पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों के नाम पर सत्ता की सीढ़ियां चढ़नी थी, लेकिन जैसे ही सरकार ने इस पर मोहर लगाई विपक्ष खुद उलझ गया। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, आरजेडी और जेडीयू तक सब एक दूसरे से क्रेडिट छीनने में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी उसी वक्त पहलगांव हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के घर पर थे। वहीं युवक जिसे आतंकियों ने धर्म पूछ कर मारा, राहुल वहां सांत्वना दे रहे थे, संवेदनाओं की सियासत कर रहे थे, जबकि दिल्ली में मोदी सरकार जाति की नई लकीर खींच रही थी। और अब राहुल गांधी के सामने धर्म बनाम जाति की सियासत है। ब्राह्मणों को साधें तो बहुजन छूट जाते हैं, ओबीसी की लड़ाई लड़ें तो ब्राह्मणों से दूरी बनानी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल को दुधारी तलवार पर खड़ा कर दिया है और खुद तय नहीं कर पा रहे हैं बार करें या पीछे हटें। 1931 के बाद पहली बार केंद्र सरकार ने जातियों की जनगणना का दरवाजा खोला है। ये कदम सिर्फ एक जनगणना नहीं, भारत की सामाजिक डीएनए को दोबारा स्कैन करने की प्रक्रिया है। इससे उच्च जातियों को उनकी वास्तविक संख्या का एहसास होगा और बहुजन समाज जो सालों से हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहा है अपनी ताकत आंकड़ों में देखेगा और यही आंकड़े तय करेंगे कि संसद, विधानसभाएं, नौकरशाही और नीतियां किसके लिए और किसके दम पर बनाई जाएंगी। सरकार को पता है कि ये फैसला 2024 की नहीं
2029 और उससे आगे की राजनीति को तय करेगा। मोदी सरकार ने साफ संकेत दे दिए हैं, वो केवल हिंदुत्व की लहर नहीं, जातीय सोशल इंजीनियरिंग की सुनामी भी तैयार कर रखी है। जब विपक्ष नारा गढ़ रहा था, सरकार ने नीति बना ली। जहां विपक्ष नफरत गिन रहा था, सरकार संख्या गिनने लगी। जाति जनगणना का ये फैसला ब्राह्मणों को चुप और बहुजन समाज को मुखर करेगा। पिछड़े अब आंकड़ों के साथ सवाल पूछेंगे कि अगर हम 50% से अधिक हैं तो शासन में हमारी भागीदारी क्यों नहीं है। देखा जाए तो ये जनगणना नहीं, सत्ता की नई स्क्रिप्ट है और इसे मोदी ने विपक्ष के सामने बड़े एजेंडे पर लिख डाला है। एक तरफ कश्मीर की घाटी में बहता खून था, दूसरी तरफ दिल्ली की गलियों में बहती गिनती। पहलगांव में एक ब्राह्मण की हत्या पर कुछ वक्त तक देश थमा जरूर, मगर जाति जनगणना की खबर से सबको अपनी अपनी जाति के आंकड़ों में उलझा दिया है। अब ना बहस आतंकवाद की हो रही है, ना सवाल सुरक्षा पर। अब देश की राजनीति की धुरी बदल चुकी है। हर दल, हर नेता, हर जाति अब इस बात पर टिकी है कि गिनती में हम कहाँ हैं। मोदी सरकार ने ऐसा दांव चला है जिसने हर बहस की दिशा बदल दी है। पहलगांव की चीखें दब गईं और संसद से सड़क तक सिर्फ एक ही शोर है, जाति गिनती, हिस्सा गिनना। कहा जा रहा है कि अब राजनीतिक भावनाओं से नहीं, गणनाओं से चलेगी। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करेंगे अगली रिपोर्ट का। सभी को पता है कि पहलगांव हमले के बाद भारत ने सख्ती दिखाई, सभी पाकिस्तानियों को देश छोड़ने का फरमान सुनाया गया। अटारी बॉर्डर से 537 पाकिस्तानी लौट भी गए, इनमें पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी तक शामिल थे। लेकिन एक नाम ऐसा है जो इन सब के बीच सवालों में घिरा है, सीमा हैदर, जो पाकिस्तान से अवैध तरीके से आई, 4 बच्चों को लेकर भारत में घुसी और अब सीमा हैदर से सीमा बीणा बनकर भारत की बहू कहलाई जा रही हैं। लोग अब भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सीमा को पाकिस्तान सीमा पर क्यों नहीं पहुंचाया गया। जब वैध वीजा वालों को खदेड़ा जा रहा है तो एक अवैध घुसपैठी करने वाली को कैसे मिल गई छूट? जवाब चौंकाता है, क्योंकि सीमा हैदर के पास कोई वीजा था ही नहीं, इसीलिए उस पर भारत सरकार के आदेश लागू नहीं होते। यानी कि जो कानूनी तरीके से आए वो चले गए, लेकिन जो घुसपैठिया थे वो बच गए। जबकि सीमा हैदर के कारनामे चौंका देने वाले हैं, जैसे नेपाल के राह से अवैध एंट्री की, 4 बच्चों के साथ बॉर्डर पार किया, पबजी की मोहब्बत और शादी को अंजाम दिया, धर्म परिवर्तन और भारतीय बहू बनने का दावा किया। अब राष्ट्रपति भवन में नागरिकता की याचिका भी दी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हम सीमा हैदर पर सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि सीमा हैदर पर शक के कारण भी गंभीर हैं। जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, मगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंची हैं। फिर भी सीमा शान से भारत में जी रही है, वही सीमा जिस पर शक करने के लिए कुछ सबूत काफ़ी हैं। जैसे जांच में उनके पास 5 मोबाइल फ़ोन मिले थे। आखिर इसकी क्या आवश्यकता थी? 6 पासपोर्ट मिले थे, खुद के नाम 2 पासपोर्ट अलग अलग जन्मतिथियों के साथ मिले थे। भाई और चाचा पाकिस्तानी फौज में, मगर सीमा ने किया साफ इनकार। वीजा न लेकर नेपाल का रास्ता क्यों? क्या छिपाने का था इरादा? पबजी चैट का कोई सबूत नहीं। जब भारत में बैन था तो चैट कैसे हुई? पाकिस्तान में रहते हुए हिंदी पर जबरदस्त पकड़ और उर्दू नहीं आती, पढ़ाई सिर्फ 5वीं तक, मगर इंग्लिश बोलने में निपुण कैसे? ऐसे सवाल पूछे जाने लाजमी हैं कि क्या सीमा एक मासूम प्रेमिका है जो अपने दिल के पीछे बॉर्डर पार करके आई, या फिर एक सुनियोजित एजेंडे के तहत भेजी गई पाकिस्तानी एजेंट है? जांच एजेंसियां भले ही काम कर रही हों, पर जनता जानना चाहती है सीमा पर मेहरबानी क्यों? जब अवैध घुसपैठ को कानून तोड़ना माना जाता है तो सीमा हैदर पर अब बात क्यों? वो भी तब जब शक की इतनी मोटी फेरिस्त सामने हो। मगर क्या यही कहा जाए, जब तक सरकार चुप है, अदालत में मामला है और राष्ट्रपति भवन में नागरिकता की अर्जी, तब तक सीमा की कहानी भारत में गूंजती रहेगी। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगी अगली रिपोर्ट की तरफ। पहलगांव हमले ने
सिर्फ खून नहीं बहाया बल्कि चेताया है। अब लड़ाई सिर्फ सरहद पार नहीं, घर के भीतर भी छिड़ चुकी है, मगर ये बात हर कोई समझता नहीं। कोई कह रहा है कि जंग छेड़ दो बिना किसी रणनीति को समझे, मगर समझ लीजिए कि भारत की वीर सेना को किसी शक का पाठ पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। वो पहलगांव हमले का माकूल जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है। कब, कहां और कैसे वार करना है ये हमारे जवानों पर छोड़ दीजिए। लेकिन इस बार चुनौती सिर्फ सीमा के पार आतंकियों तक सीमित नहीं है। इस बार दुश्मन हमारे ही बीच से सिर उठा रहा है और यही सबसे बड़ा खतरा है। जिस पाकिस्तान को भारत बार बार सबक सिखा चुका है, वो फिर से अपने प्यादे भेज रहा है। लेकिन डराने वाली बात यह है कि अब इन प्यादों को हमारे ही कुछ लोग छुपाने, पालने और बढ़ावा देने लगे हैं। वो लोग जो भारत में रहकर भारत से नफरत करते हैं, जिनके चेहरे हिंदुस्तानी हैं लेकिन सोच सरहद पार के एजेंडे से रंगी हुई है, वही हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों में कश्मीर में शांति की हवा बहने लगी थी। अलगाववादियों की दुकानें बंद हो चुकी थीं। जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी भी गुजरे वक्त की बात हो गई थी। लेकिन अब जब भारत ने पहलगांव हमले के बाद शक्ति दिखाई तो ये मुर्दा सोच फिर से सर उठाने लगी। हुर्रियत के बिखरे नेता फिर से अपने नैरेटिव बुनने में जुट गए। एक वायरल वीडियो में कश्मीर की एक महिला यूट्यूबर की बातचीत से चिंता की लकीरें और गहरी सोच में हैं। कैब ड्राइवर हंसते हुए कहता है, काम नहीं रहा तो मैं भी गन उठा लूंगा, और फिर चुटकी लेते हुए धमकाता है, सबसे पहले तो आपको उड़ाऊंगा मैडम। ये महज एक बातचीत नहीं, उस जहर का संकेत है जो घाटी के कुछ हिस्सों में फिर से पनपने लगा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कौन फैला रहा है ये जहर? कौन चाह रहा है युवाओं के हाथों में कलम की बजाय फिर से पत्थर और बंदूकें आ जाएं? ये सिर्फ पाकिस्तान का षड्यंत्र नहीं, ये उन लोगों की मिलीभगत का भी नतीजा है जो भारत में रहकर भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। देखा जाए तो पहलगांव हमला सिर्फ एक वारदात नहीं, ये उस घातक गठजोड़ की झलक है जिसमें बाहरी दुश्मन और अंदरूनी गद्दार मिल चुके हैं। अब भारत को एक साथ दो मोर्चों पर लड़ाई लड़नी है, सीमा पार के आतंकियों से और घर के भीतर छुपे उन लोगों से जो आतंक के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। भारत को अब सिर्फ जवाब नहीं देना है, बल्कि यह यकीन भी दिलाना है कि कोई भी साजिश चाहे बाहर की हो या भीतर की, हमारे जज्बे और एकता को तोड़ नहीं सकती। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की आज की खास खबरों की खास रिपोर्ट, लेकिन इसके अलावा एक बात आपसे जरूर करेंगे। पहलगांव पर हमला सिर्फ एक इलाके पर नहीं, हमारी आत्मा पर बार है। ये हमला उस शांतिपूर्ण जमीन पर किया गया जो प्रकृति, श्रद्धा और संस्कृति का प्रतीक है। अब वक्त आ गया है कि हम कड़ी जुबान में कहें, जो भी ताकतें इस पवित्र धरती को दहशतगर्दी से डराना चाहती हैं, उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और साथ ही जो लोग इस हमले को सियासी चश्मे से देख रहे हैं, उन्हें चेतावनी है, मासूमों के खून पर वोट बैंक की रोटियां सेकने वाले को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। पहलगांव की शांति को लहूलुहान करने वालों को या तो मिटा दिया जाएगा या जनता की लपटों में जलना होगा। अब ना चुप बैठेंगे ना सहेंगे। पहलगांव की मिट्टी हर गद्दार को सबक जरूर सिखाएगी। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके